तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज हम फिजिक्स के फिर अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी हर क्लास की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। और हाँ, एक बात और कि हम हर क्लासेस में कहते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तो हेल्थ का ध्यान रख के ही पढ़ाई करते रहिएगा। और मोटिवेशंस के लिए भाई बाहर के मोटिवेशंस आपको 1 से 2 दिन कर सकते हैं मोटिवेट पढ़ने के लिए, लेकिन आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशंस होना चाहिए डेली रेगुलर हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या था, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा आपके पास कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल्स वाला टॉपिक तो हो चुका, पढ़ लिया, विभव पोटेंशियल्स पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले इस वर्ड पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक तो सही है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज में हो रहा है। अब धारिता चीज यहाँ पे न्यू आई है, तो धारिता से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज को धारण कर रहा है। तो अब किसको धारण कर रहा है, तो आगे लगे हैं भाई साहब इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत। तो इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि उसमें आवेश आएंगे, क्योंकि बिना आवेश के इलेक्ट्रिक आ ही नहीं सकती। जब तक किसी वायर में से इलेक्ट्रिक नहीं जाती तब तक वहां से मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक वायर है, कनेक्शंस किया गया है, लंबा एक वायर से, अब वहां से बिजली आनी है, तो जब तक यहाँ से आवेश नहीं जाएगा ना तब तक वहां से बिजली नहीं आएगी, क्योंकि आवेश प्रवाह के विपरीत ही आपका क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो आवेश तो आएंगे ही। अब क्या होता है कि आवेश कितना ले सकता है कोई चीज, वही उसकी क्या होगी, धारिता होगी। जैसे कि बैटरी बना लिया, अब एक बैटरी कितने आवेश को संग्रहित कर सकती है, तो वही उस बैटरी की धारिता हो जाएगी। अब देखो, मान लीजिए कि जैसे कि पेन और पेज कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेन को देखें तो मान लीजिए हमारे पेन की इंक खत्म हो गई। तो अब इंक खत्म हो गई है तो पहले बहुत सारी ऐसी चीज आती है जिसमें कि हम, जैसे मार्कर ले लो, पेन की तो इंक शायद बहुत रेयर है कंडीशन में मिले। अब ये मार्कर है हमारा, अब ये मार्कर की हमारी इंक खत्म हो गई। ठीक है, खत्म हो गई। अब हमें इसमें नई इंक डालनी है, तो अब ये थोड़ी नहीं कि हम पूरी बोतल ला के इसमें डाल देंगे, ये तो नहीं कर सकते ना। इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, ये कितना इंक ले सकता है उतना ही इंक लेगा, और उससे अधिक डाले तो भाई फ्लो होके ये बाहर ही निकलेगा। तो अब इसकी कुछ ना कुछ धारिता है ना कि हाँ ये इतनी ले सकता है। अब मान लीजिए कि अब पेज पे आ जाओ कि एक पेज पे है आपके पास पूरे 24 लाइनें हैं, और उस 24 लाइनों में मान लो जो कि आप 500-600 वर्ड लिख सकते हो। तो अगर वही आपको दे दिया जाए कि 1000 वर्ड हैं, आप इसको एक पेज पे लिखा जाए, लिखो, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कह सकते हैं कि हाँ हम उसमें लिख देंगे। नहीं भाई, नॉर्मली जो उसकी आपके इस पेज की वैल्यू है कि वो 500 वर्ड को अच्छे तरीके से ले सकता है, कि आप 500 वर्ड उस पे अच्छे से लिख सकते हो। तो वही चीज है कि वो आपके पास वो जो पेज था उसकी कैपेसिटी थी कि वो 500 वर्ड को धारण कर सकता, उससे अधिक नहीं। तो वही चीज इसमें भी है कि अगर आपको एक बैटरी दे दिया जाए तो उसमें कुछ फिक्स होगा कि हाँ ये इतना पावर ले सकती, इतने पावर्स को ले सकती, इतने आवेश को ग्रहण कर सकती है, तो वही उस बैटरी की धारिता कहलाएगी। तो अब यही होती है धारिता। तो सेम ऐसे ही इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस भी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बोल सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण या संग्रहित करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, एक कोई चालक ले लिया हमने, अब उस चालक पे हम आवेश को
संग्रहित करना चाहते हैं, तो अब उस चालक का कुछ ना कुछ धारिता होगी कि हाँ भाई ये 200, 400, 800 मतलब 1000, 20,000 आवेश को ले सकता है, लेकिन उससे आप अधिक लाओगे तो नो, ये खराब हो जाएगा। जैसे होती है ना कि बैटरी दिन भर चार्ज में लगा दो, अब तो बैटरियां आती हैं ऐसी भी कि मान लीजिए उसमें उसका फुल हो गया तो पावर कट हो जाएगा। लेकिन पहले की बैटरियां क्या होती थी कि पहले की बैटरी नॉर्मल उतनी टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी, तो बैटरी बनी थी, हम उसको चार्ज करते थे। अब वो एक्स्ट्रा चार्ज हो गई तो भाई वो फट भी सकती थी और फूल जाती थी, फिर वो वर्क ही नहीं कर पाती थी। अब मम्मी को बहुत ज़्यादा खिला दिया जाए, किसी को भी, आपको ही, तो क्या आप सही रह सकते हो? फिर हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। तो वही है चीज़ें कि मतलब किसी भी चीज़ की एक पोटेंशियल होता है, एक चीज़ होती है कि हाँ वो इतना धारिता था। जैसे कि आप पढ़ाई में ही ले लो, अगर आपको बोल दिया जाए अभी आप डेली 1 से 2 घंटे पढ़ते हो और कह दीजिए कि नहीं बच्चा तू चल आज 10 घंटे पढ़, तो नहीं हो पाएगा ना आपसे। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि आपकी किसी भी चीज़ की एक क्षमता होती है और उसी क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। तो ठीक है, धारिता के डेफिनेशंस देख लिया, तो अब इसमें हो क्या रहा है, आवेश और पोटेंशियल्स के बारे में ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर दिया जाए कि मान लीजिए हमने एक ये चालक ले लिया, तो इस चालक में मतलब इसका जितनी जो क्षमता होगी उसको हम भी कहते हैं कि हाँ इसकी क्षमता है, और वो क्या ले सकता है, आवेश को, कि मतलब इसके पास 10-20 वोल्ट की क्षमता है, ये इतने आवेश को ले सकता है। तो यानी V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के, यानी V बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। ये है कि अगर यहाँ पे आप आवेश को बढ़ाओगे तो भाई ये चीज भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा। तो यानी जब भी आपके पास समानुपातिक की चीज में कोई भी आ जाती है तो उसका मतलब कि एक फैक्टर को बढ़ाओगे तो दूसरा फैक्टर खुद बढ़ेगा। जैसे कि इसमें अगर ग्राफ बोल दिया जाए तो एक ग्राफ में आप V ले सकते हो, दूसरे में Q ले सकते हो, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये इतना बढ़ा तो दूसरा भी इतना बढ़ेगा, ये इतना बढ़ा तो दूसरा वाला फैक्टर भी इतना बढ़ेगा। तो ये आपका ग्राफ नोटेशंस होता है जब भी किसी चीज में समानुपाती का संबंध, समानुपाती का रिलेशंस होता है। तो ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह तो आ गया, सही है, लेकिन क्या हम यहाँ से सवाल लगा सकते हैं ये समानुपाती क्या है भाई, इसका क्या करेंगे? तो ये क्या करते हैं, Q बराबर जब इसको हटाते हैं तो हमारी तो आदत है फिजिक्स में कि हम एक अलग से कॉन्स्टेंट्स ला के रख लेंगे, तो वही जो कॉन्स्टेंट लाया जाता है ये C होता है, और इंटू हो गया आपके पास V। ये एक फार्मूला निकल के आया, लेकिन हमें तो चाहिए धारिता। अब आवेश के बारे में हमें डिफाइन नहीं करना है, तो ये जो आपके C है ना, यही है आपके पास धारिता, धारिता। और ये क्या है, एक स्थिरांक भी है, स्थिरांक भी है, ठीक है। मान लो इस पे प्लस प्लस बना लो, इसने आवेश को ले रखा है, अब वैसा दिख रहा है भाई इसने कि कुछ लिया ही नहीं है इसने, तो दे दिया हमने, इसे आवेश दे दिया, ये सही हो गया। तो ये आपका जो C है इसमें से वो क्या है, धारिता और स्थिरांक ही है। तो अब यहाँ से जब हम C बराबर लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है Q/V। तो ये आ गया आपके पास, किसी भी चीज की अगर धारिता निकालना हो तो हम C बराबर Q/V के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आप अपने जहन में बसा लो, ठीक है। यहाँ तक फार्मूले तक तो सही था, लेकिन यहीं तक थोड़ी क्वेश्चन सीमित है। अब ये भी तो पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, बीमा बताओ, तो उनको भी देख लेते हैं, किसी चीज को छोड़ेंगे थोड़ी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। फिर दूसरी चीज, इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो मात्रक कुलाम, आवेश का क्या होता है आपके पास कुलाम, और जो V यहाँ पे रखा गया उससे क्या मात्रक है, तो बस उसी को चेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा आपके पास ये कुलाम, एंड V को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, कुलाम प्रति वोल्ट, एक यूनिट ये आ गई। अब हम देखते हैं एक मात्रक तो देख लिया गुलाम प्रति वोल्ट, लेकिन एग्जामिनर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, नहीं बच्चों को एक मात्रक क्यों याद करवाएं, हम अलग अलग मात्रक देंगे एग्जाम में। तो बच्चे कहेंगे ठीक है, दो हम उससे पहले तैयार कर लेते हैं, तो आइए हम तैयारी कर लेते हैं। अब ठीक है, ये गुलाम भाई साहब तो गुलाम ही रहेंगे, इसको क्या ही चेंज किया जाए। अब ये वोल्ट को चेंज करके यहाँ पे लिख देगा आपके पास जूल प्रति गुलाम, ठीक है। अब ये इतने को थोड़ा इसको अरेंज कर दिया जाए तो आपके पास हो जाएगा गुलाम,
अब ये कुलाम जब जाएगा तो ऊपर जाएंगे तो इन भाई साहब के साथ मिलकर ये स्क्वायर हो जाएंगे और नीचे आपके पास आ जाएगा जूल। तो जूल सी का स्क्वायर अपॉन जूल, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा आपके पास, एक यूनिट्स हो जाएगी। तो ये यूनिट्स भी आपको याद रखनी है कि भाई एग्जामिनर्स टेस्ट लेने में आपका कोई नहीं, वो सोचता है ना कि हाँ मतलब हम एकदम बच्चे से छोटी चीज़ पूछे कि हाँ इसने कितनी पढ़ी है, ये नहीं कि आप स्मूथली पढ़ लिए एक लाइन हो जाएगा, वो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। तो ठीक है, हम अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे कि हमें 70 आउट ऑफ 70 की प्रिपरेशन करनी है। तो ये हो गया आपके पास इसकी यूनिट। अब क्या है दूसरी चीज इसकी आ जाएगा आपके पास बीमा। अब आपको यहाँ से बीमा बताना है कि हाँ भाई बस आप बताओ इसकी बीमा कितनी है। तो देखेंगे कुलाम स्क्वायर सही है, क्यू बराबर आई टी लिख लेंगे, जूल बहुत बार करते हैं, जूल की बीमा तो याद ही नहीं चाहिए, और नहीं तो जूल कार्य के बराबर होता है तो W बराबर F इंटू एल, ये तो चीजें हमें याद ही है। तो हम क्या कर लेंगे, कुलाम को हम A और T इसका स्क्वायर है तो भाई इनको भी हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब जो जूल है तो जूल F का जो आपकी यूनिट हो जाएगी M L और T पे -2, और जो एक L है तो एक L और ऊपर ही ऐड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये हो गई आपके पास जूल यानी कार्य की बीमा। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं कि भाई ये बीमा के रूप में देखिए। तो सबसे पहले ना हम जो आपकी सात मूल राशियां होती है तो सबसे पहले द्रव्यमान को लिखते हैं। तो ये आ गया M, तो M भाई साहब ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब L भी जब ऊपर जाएंगे तो ये भी कहेंगे अब हम भी प्लस नहीं रह सकते, हमें भी माइनस ही होना पड़ेगा, ऊपर जा रहे हैं तो। अब T को लेके जाते हैं, T बड़ा हैप्पी रहता है, नीचे तो हमारे पे माइनस लगा हुआ था ग्रहण, हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन हम ऊपर जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएंगे और हमारा एक साथी मिल जाएगा तो उसके साथ मिलकर हमारी मात्रा दुगनी भी हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पे T स्क्वायर था और एक और T स्क्वायर गया तो यहाँ पे 4 आ गया पावर के। और अब बचा A, तो A को तो कोई मिलन वाला था ही नहीं तो ये कहा कि हम तो 2 ही रहेंगे। तो ये आ गई आपके पास बीमा किसकी, धारिता की। तो आप लर्न भी कर सकते हो और मेरे हिसाब से तो आपको लर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इतनी बार हमने इसको तोड़ के बता दिया ना कि आप बिल्कुल भी लर्न करने के पीछे नहीं पड़ोगे। हाँ बस मात्रक याद है, हम बीमा यूं ही निकाल लेंगे, और मात्रक भी फार्मूला याद है तो मात्रक ही क्या याद करना, सब चीजें तो बेसिक से हैं। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशंस हो गई, फार्मूला हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये बताओ कि ये धारिता निर्भर किस पे करेगी, कब ये बढ़ेगी कब ये घटेगी। तो अगला आपका टॉपिक यहाँ से आ जाता है कि वैद्युत धारिता की निर्भरता। अब बताओ भाई कि आपके पास जो वैद्युत धारिता है वो निर्भर किस पे करेगी। तो बताते हैं निर्भर किस पे करती है। तो सबसे पहला जो इसका निर्भर होगा ना कि चालक के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। कैसे, अब पहला एक एग्जांपल समझते हैं। ये मार्कर रहा आपके पास, अब ये मार्कर भले ही आपको ब्लू और व्हाइट दिख रहा हो लेकिन आप चाहते हो नहीं ये पसंद नहीं आ रहा है। अब इसको हम लेके आते हैं कोई अपना मनपसंद कलर, ग्रीन कलर लेके आ जाते हैं और इसको हम पूरा ग्रीन करना चाहेंगे। तो ठीक है, अब इसको पूरा ग्रीन करना चाहते हो तो अब आप देखोगे हाँ इसकी एरिया कितनी है, उसके हिसाब से हमें कितना पेंट लाना पड़ेगा। तो यही है ना कि इसके एरिया पे डिपेंड किया ना कि आप कितना पेंट यूज करोगे। तो सेम कंडीशंस आपके पास किसी चालक में भी होती है। अब मान लीजिए ये कोई चालक रहता है जैसे तांबे या किसी चीज का होता, आयरन का होता, तो अब हम इसे इलेक्ट्रिक आवेशित कर सकते हैं ना। तो इस पूरे एरिया पे डिपेंड करेगा ना ये कितने आवेश को ले सकता है। जैसे कि अगर हम देखें इधर उधर हमारे गांव में या शहरों में मतलब कहीं भी जो वायर्स लगे रहते हैं तो उस पर लिखा जाता है ये 11,000 वोल्ट का या इतने पावर का ये तार आता है। घरों में भी जो वायर है, अगर हम शॉपिंग पे जाए तो हमें मतलब वायर लेना हो शॉपिंग के लिए, मतलब कहीं जा रहे हैं तो हम शॉप पे पूछते हैं ना कि शॉप वाला पूछेगा कि भाई हाँ आपको कितने मतलब वोल्ट या कितने चीज का तार चाहिए, कि हाँ इसकी धारिता कितनी होनी चाहिए। तो सेम कंडीशन है कि आपको आकार निर्भर करेगा। तो भाई जो आपकी अधिक का होगा थोड़ा मोटा वायर आता है, जो थोड़ा कम का होता है तो वो पतला आता है। तो क्षेत्रफल और आकार पे भी आपका जो क्या होता है वो आवेश कितना इकट्ठा होगा उस पर निर्भर करता है। तो ये पहला था, सिंपल था। अब जो दूसरी चीज आती है इसकी निर्भरता, वो दूसरी लिखते हैं कि क्या है।
तो दूसरी होती है कि किसी चालक के पास किसी दूसरे आवेशित चालक को रखने पर धारिता बढ़ती है। मतलब आप आकार और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो बढ़ेगी ही, लेकिन एक और कंडीशन है। अब इस कंडीशन को सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। अब मान लीजिए आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप किसी नए कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हो। ठीक है, हम नए कॉलेज में जा रहे हैं, एडमिशन्स लेने, हो गया एडमिशन्स। अब हम अपनी फर्स्ट क्लास के लिए जा रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो भाई ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन कैसा है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 टीम में डिवाइड है। एक जो टीम है ना वो पढ़नी ही नहीं चाहती भाई, तो वो कमजोरी रहेगी। जब पढ़नी नहीं चाहती तो कमजोरी नहीं रहेगी। और दूसरी टीम वहीं पे है कि जो कि बहुत अच्छे से प्रॉपरली डेली वर्क करती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। तो भाई जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो तेज तो होंगे ही। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर जाओगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो अगर आप चले गए वो जो नहीं पढ़ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं छपरी जैसा काम, तो उनके साथ अगर चले गए तो जो आप एवरेज स्टूडेंट थे ना उससे लो, बैक बेंचर लो ही पे आ जाओगे। तो यानी आपकी क्या हो गई, यहाँ से जो क्षमता थी वो घट गई। वहीं आप किसी ऐसे के पास चले जाओ जैसे कि वो दूसरी बैच थी कि जो बहुत अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई कर रही है, तो आप एवरेज हो और उनके साथ जाओगे ना, तो देख उनके साथ जब रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं वो आपसे अधिक पढ़ रहे हैं, आपसे अधिक मतलब उनके पास नॉलेज है। तो आप क्या करोगे, आपके अंदर एक टेंशन आ जाएगी, नहीं हमें उससे अधिक पढ़ना है, हमें उनसे तेज होना है। तो अब आप उनके साथ जाओगे तो आपकी जो कैपेसिटी होगी, आपकी जो नॉलेज होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से आपका जो धारिता होती है वो भी निर्भर करती है कि मान लीजिए एक चालक ले लिया, ये एक आपके पास चालक हो गया। अब दूसरा ये जो चालक है ये आवेशित है। जब इस आवेशित चालक को इसके पास लेके जाएंगे तो भाई इसमें कुछ करंट सा लगेगा। अब ये कहेगा कि ये आवेशित है तो मुझे भी होना पड़ेगा, तो ये जल्दी जल्दी आवेश को ग्रहण करेगा। तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी इसके पास अगर हम किसी आवेशित चालक को लेके जाएं तो वही लिखा गया है कि किसी चालक के पास किसी दूसरे आवेशित चालक को रखने पे उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब वो जल्दी जल्दी आवेश को ग्रहण करेगा कि भाई हम बराबर हो, दोनों बराबर हो जाए ताकि चले। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशंस क्या है भाई, अब तीसरी कंडीशंस को देखा जाए तो तीसरी कंडीशंस ये है कि चालक के चारों ओर के माध्यम पर। ठीक है, लिख लिया, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लो आपने क्लास 12 में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया, 95, 90 और 85% जो भी चीज़ें आपकी प्रतिशत आ गई हैं। अब आपके पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक विश्वास आपने दिला दिया है कि हाँ आपका जो बच्चा है मतलब मेरा बच्चा पढ़ सकता है, हम इसे अपना जो भी है चीज़ें लगा के इसको हम कहीं अच्छे जगह भेजें ताकि वो अच्छे से अपना जीवन सफल बना सके। तो ठीक है, आपके पेरेंट्स का जो मतलब विचार हो या आपका जो विचार हो, तो आपके पेरेंट्स ने कर लिया कि हाँ तुझे IPS बनना है। ठीक है, आपको और आपने कहा भी हमें IPS की तैयारी करनी है। तो अगर आपको IPS की तैयारी करनी है तो सबसे पहली जो जगह आपको याद आएगी मुखर्जी नगर, दिल्ली चलते भाई, वहाँ IAS का शहर है, IAS की सिटी तो बोला ही जाता है। तो आपके पेरेंट्स वही भेजना चाहेंगे कि वहाँ का जो वातावरण है, जो माध्यम है, हमारे बच्चे की जो कैपेसिटी है उसको और इंक्रीज करेगा और उसके नॉलेज को बढ़ाएगा और उसकी सक्सेस को आसान बनाएगा, सक्सेस जर्नी को सक्सेस तक लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो बढ़ रही है। अब वही क्या होता कि अगर आप चांदनी चौक चले जाते, दिल्ली में है ही दोनों जगह, आप चांदनी चौक चले जाते। ठीक है, आप पढ़ने में ठीक थे भाई, चांदनी चौक जाते ही फिसल गया बच्चा या जो भी हमारे बच्चे है वो अलग ही डायरेक्शन में चल दिए, तो वहाँ के माध्यम जो था वो आपकी नॉलेज को कम कर देगा, क्योंकि वहाँ का माध्यम आपके जैसा वातावरण नहीं था। आप जो पढ़ने वाले थे भाई, वहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल नहीं मिला, तो आपका नॉलेज धीरे 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 गायब होता चला जाएगा। और वहीं पढ़ने वाला माहौल मिल जाएगा तो आपका नॉलेज इंक्रीज होते चला जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर चालक के चारों ओर हम ऐसी चीज रख दे जो कि उसकी धारिता को कम कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी जो भी धारिता थी ना वो भी उसकी गायब, खत्म।
अगर वही ऐसे चालक के बीच रख दिया जाए, कोई माध्यम उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हम इसको सपोर्ट करें, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से होती है वैद्युत धारिता की निर्भरता। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे होता है हमारी वैद्युत धारिता का क्लियर। अब इसके बाद एक है विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो उसे हम देखते हैं। तो हमने धारिता को सिंपल तो पूरे अच्छे से देख लिया, डिफिनेशंस, बीमा एंड निर्भरता, डायमेंशन, सारी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। तो अब आप अगर चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और फिर हम मूव करते हैं कि विलगित गोलीय, एक गोलीय चालक लेते हैं और उसकी विलगित धारिता निकालते हैं। तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले, मूव करें हम अगले स्लाइड पे। तो आइए अब हम देखते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। अब इन भाई साहब की धारिता निकाली है, तो सबसे पहले विलगित गोली बनाते। भाई विलगित गोली का मतलब तो समझ लें क्या है। तो विलगित का मतलब ना कि एक जो आवेश हो अलग अलग जगह पे स्थित हो और वो गोलीय चालक पे स्थित हो। तो ये हमने एक गोलीय चालक बना लिया है और ये इसका केंद्र हो गया है। और ये देखिए प्लस क्यू यहाँ पे विस्तृत है, यहाँ पे विस्तृत है, यहाँ पे विस्तृत है, यहाँ पे विस्तृत है, यहाँ पे है। इस तरीके से हमने आवेश को वितरित कर दिया। तो विलगित का मतलब वितरित ही कर दिया गया। और एक बिंदु से हम पॉइंट ले लेते, मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया ये आवेश और ये रहा आपका O, केंद्र हो गया, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमने R मान ली। ठीक है, यहाँ से अब हम निकालते हैं इसकी धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले अभी हमने धारिता की फार्मूला पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि धारिता मतलब C बराबर क्या होता है आपके पास। तो हमने पढ़ क्या है कि C बराबर Q अपॉन V। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमें धारिता तो पता चल गई कि ये जो चालक लिए हैं इसकी धारिता है Q अपॉन V। अब हम देखते हैं कि इसमें V कितना है। तो अब हम क्या लिखेंगे आगे कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। अब क्या करते हैं, जो ये हमने एक प्लस क्यू माना है और ये आपका O है और एक पृष्ठ हमने मान लिया है कि ये आपका एक मान लो जो अपर पृष्ठ ही मान लिया है। तो इसमें विभव कितना है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि V बराबर आपके पास होता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये कि आपका एक बिंदु आवेश हो गया और ये एक बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इसमें जो भी लाया जा रहा है तो वही आपका विभव कहलाएगा ना। तो वो विभव आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ नहीं करना है, बेहद ही सिंपल टॉपिक है। बस यही सारी चीजें करना है। धारिता पता है, विभव का फार्मूला पता है, आप यहाँ से विलगित गोलीय चालक की धारिता निकाल सकते हो। देखो C बराबर Q तो Q ही रहेगा। अब V की जगह ये पूरा मान वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, रख दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ से C बराबर ये जो पूरा मान है ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा Q और गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R और नीचे आ जाएगा आपके पास Q। तो भाई होगा क्या, यहाँ से Q भाई साहब तो चले गए, Q से Q आपका हो गया कैंसिल आउट, आवेश खत्म। अब यहाँ से जब आपके पास C बराबर आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये आ गया आपके पास विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो जब भी ऐसा कुछ पूछ दे कि विलगित गोलीय चालक धारिता है तो वहां के आपके पास R का मान दिया होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है आपके पास। तो ये होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ये फिर उसके बाद पाई, अब ये सर्कल से दिया है तो पाई, जैसे पाई का मान रख लेंगे भाई, सर्कल से क्या लेना है
तो पाई का मान रख लेंगे और वहाँ से 4 है, फिर आर जो भी डिस्टेंस दी हो गई होगी तो वहाँ से हम आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं विद्युत गोली चालक की। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे जितना आप लगा लो VVIP क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके पास एग्जाम में आया है। ये सिंपल ये डेरिवेशंस ना करवा के ये फार्मूला याद होना चाहिए, इस फार्मूले पे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है। आपको दे देगा कि दूरी इतनी चीज है गोली चालक की और क्या देगा धारिता निकाल के बताओ, तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं ना। बस एक अलग फैक्टर क्या हमें आर चाहिए, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई का मान तो कांस्टेंट है, ये तो हमें मिल ही जाएगा। तो ये हमें क्या होता है, बस आर का वैल्यू चाहिए और हम कैपेसिटेंस उसकी बता सकते हैं विद्युत गोलीय चालक की। आयु से इससे कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, बस अगर एक विद्युत गोली चालक दे दिया और दूरी दे दी गई तो हम कह देंगे बस खत्म करो, हम अब आपको विद्युत गोली चालक की धारिता बता ही देते हैं, बस ये फार्मूला यूज करके हम धारिता बता देंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि हम जहाँ तक हो सकता है भाई इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम्पल से जितना समझेंगे उतना ही अच्छे से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि भाई कंसेप्ट क्लियर करना सबसे पहले प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद फार्मूला और डेरिवेशंस देखना। तो इसी के साथ करते हैं सेशंस का एंड और मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे जूनियर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलें। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी क्लासेस को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम का टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 ऑल सब्जेक्ट में वो टारगेट कंप्लीट हो जाए और आप अपने पेरेंट्स और हमें और खुद को प्राउड फील करवा सके। हमारा काम है मेहनत करना, तो यही है कि भाई फल के बारे में भी मत सोचो, ये सोचो कितनी मेहनत कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप मेहनत करते रहिए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।